Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की, लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना राउज अकेडमी लेकर आया है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 विच इज़ द टेस्ट सीरीज फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। टोटल 25 टेस्ट इसमें होने वाले हैं, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट और सी सेट सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज़ ऑल इंडिया लेवल पर है, सो दैट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। ऑनलाइन इज़ जस्ट फॉर 499 फॉर दी ऑल 25 टेस्ट। साथ ही ऑफलाइन मोड पर अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे पार्लियामेंट्स पास्ट अ मिरर टू चेंजिंग डायनामिक्स। देखिए 17वीं लोकसभा की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसको कंक्लूड किया गया है। इसकी प्रोसीडिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं संडे को, जो कि कहीं ना कहीं इसके एक यूजुअल वर्किंग शेड्यूल, प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शन, जो इसके हिस्टोरिकल पैरेलल्स है, जो एंटिसिपेशन है अपकमिंग जनरल इलेक्शन, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ये कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है मिनिस्टर की, ये रिफ्लेक्ट करने वाली है लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ पे, जो कि एक एविडेंट है नेशनल पॉलिटीज़ को लेकर। जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने मिले हैं फ्रॉम द राज्यसभा एमपीज विद ओनली अ फ्रैक्शन बीइंग आंसर्ड। इंटरेस्टिंगली देयर इज अ नोटेबल डिक्लाइन इन क्वेरीज, जहाँ पर डायरेक्ट किया जा रहा है एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन बोथ हाउस, इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जो है आंसर्स लेने का फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफिस वो यहाँ पर कम होता जा रहा है। वहीं पार्लियामेंट का जो फोकस है ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया है पिछले कई दशकों में। अगर पिछली 3 लोकसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर रिवील कर रहा है एक इवॉल्विंग इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। नोटेबली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की वेलफेयर की बात करें तो यहाँ इनसे होने वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें राइज हमें देखने के लिए मिला है। डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्रीज, देयर इज अ मार्जिनल डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द हाउसेज ऑफ पीपल। वहीं अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट रिवीलेशन भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि कहीं ना कहीं जो मैटर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल अफेयर्स को लेकर, उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिक्लाइन होती जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रीवियसली बात करें तो उन 2 सबसे बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में हुआ करता था जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फेस किए जाते थे, नाउ हैज़ फेडेड इनटू ऑब्सक्योरिटी। एक कॉन्स्पिक्यूशली अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्रीज जो अपर हाउस में होती थी उसमें से इसका एक डिक्लाइन हमें देखने मिला है। वहीं अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो विच वॉज द टास्क विद स्टीयरिंग इंडियाज फिस्कल डेंसिटी हैज़ ऑब्जर्व्ड अ डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री इंटरेस्ट, और इसका रैंक यहाँ पर 4था और 5वां हमें राज्यसभा और लोकसभा में देखने के लिए मिल रहा है। ये जो ट्रेंड है इन क्वेश्चन डिसअलाउंस ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अलॉन्ग विद दैट सर्ज यहाँ पर यूजेजेस ऑफ 0 आवर्स बढ़ चुका है। एक इंटरवेंशन यहाँ पर बात कर रहा है दैट नोटेबली स्टैंड आउट अमिड्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन द 0 आवर ओवर द 15 years past. Both the Rajya Sabha and Lok Sabha has witnessed a significant increase in the urge with remarkable 62% rise in Rajya Sabha and significant 34% increase in the Lok Sabha. चलिए समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं 0 आवर्स के बारे में। तो 0 आवर एक इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री डिवाइस है जो कि अवेलेबल है इसके मेंबर्स को ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। यह अकर करता है कि इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स एंड एक्सटेंड अंटिल द रेगुलर एजेंडा फॉर द डे कमेंस। ये जो पीरियड है ये कहीं ना कहीं जाना चाहता है 0 आवर्स के बारे में, जो कि अलाउ करता है एमपीज़ को कि वो अपने जो मैटर है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के बिना प्रायर नोटिस के यहाँ पर रख सकते हैं। ये ओरिजिनेट हुआ था 1962 में और ये सर्व करता है एज एन इंडियन innovation in parliamentary procedure, providing a platform for spontaneous discussion and clarification. अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अटेंशन मोशन शब्द भी देखने के लिए मिला था। तो अटेंशन मोशन एक फॉर्मल प्रोसीजर है जो कि मेंशन किया जाता है इन द रूल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एमपीज़ के द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं एक अटेंशन जो है मिनिस्टर की किसी भी अर्जेंट मैटर पर जो पब्लिक इंटरेस्ट का है उसको लेकर आया जाए। ये जो इसका पर्पज़ है कि एक सॉलिसिट एंड अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट लेकर आना फ्रॉम
फ्रॉम द मिनिस्टर रिगार्डिंग द मैटर रेज। अनलाइक द 0 आवर, अटेंशन मोशन को यहाँ पर स्ट्रक्चर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और इसका एग्जिस्टेंस 1954 से हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं हम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की। इन्होंने अनकवर करा है एक ट्रबलिंग प्रैक्टिस इन द इंडिया pottery industry, specifically regarding the misuse of antibiotics by Venky's, a major pottery producer। देखिए वेंकी एक वेंकीज इज मार्केटिंग एंटीबायोटिक जिसका एम है जो पॉटरी ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए काम करना। इसके अंदर ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं एसेंशियल होते हैं। ऐसे ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं और उनका भी इधर इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिशनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर, ताकि एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में काम किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेडिकेटेड पॉटरी फीड टॉलीमिक्स कंटेन टाइलोसिन classified by the WHO as a critically important to human medicine through tylosin itself is purely for veterinary uses। Another product which is the premix, इसके अंदर हमें एमोक्सिसिलिन जो कि एक ड्रग है कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमंस को ट्रीट करने के लिए, ये भी हाईली इम्पॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन हेल्थ बाय द WHO। ऐसे में अगर हम बात करें तो ये इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की गई और पता चला कि इन सारे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल रेगुलेशन और WHO गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो यूज़ है एंटीबायोटिक्स का फॉर ग्रोथ प्रमोशन, इसको बैन किया गया है यूरोपियन यूनियन में और साथ ही US में, वाइल प्रिवेंटिव यूज इज रिस्ट्रिक्टेड इन EU एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। WHO ने यहाँ पर अपोज किया है दोनों प्रैक्टिसेस को ड्यू टू देयर पोटेंशियल टू डिमिनिश द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ट्रीटिंग ह्यूमन इन्फेक्शन। बात करें वेंकीज ऑपरेशन की तो 1971 में वेंकीज को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था और इसने इसके बाद अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इसकी प्रेजेंस की वजह से सिग्निफिकेंट हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ये पूरे के पूरे भारत में सप्लाई करता है वेरियस फास्ट फूड रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग KFC। ये कंपनी यहाँ पर बेसिकली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्रों में ऑपरेट करती है और मल्टीपल आस्पेक्ट जो पोल्ट्री प्रोडक्शन चेन के होते हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दैट ये बर्ड्स को भी सेल करते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हु रेयर देम फॉर द मीट प्रोसेसिंग। साथ ही ये यहाँ पर मेडिसिन, वैक्सीन एंड फार्म इक्विपमेंट भी भेजते हैं। अब देखिए इनकी जब मार्केटिंग यहाँ पर की जा रही है तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न देखने के लिए मिल रहा है कि एक पोटेंशियल मिसयूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का पोल्ट्री इंडस्ट्री में। साथ ही यहाँ पर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनके वजह से आगे आने वाले टाइम में एक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा AMR को लेकर, क्योंकि देखिए अगर इनका इस्तेमाल पॉटरीज में किया जाएगा तो ह्यूमन इन्हें कंज्यूम करेंगे। व्हाट विल हैपन, ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो मनुष्य की हेल्थ के लिए ज़रूरत है वो इनडायरेक्टली उसके स्टमक में अपने आप पहुँच रही हैं बिकॉज ऑफ दीज हैंड्स और अदर मीट्स। What will happen कि इंडिया जहां पर 1.27 मिलियन डेथ केवल और केवल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही हैं, उसकी संख्या यहां पर बढ़ जाएगी। राइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इम्पॉर्टेंट क्या है। चलिए बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इन्होंने प्रपोज किया है कि दे विल एनेबल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर कैश डिपॉजिट फैसिलिटी, जहां पर एम होगा कि इन्हेंस किया जाए कस्टमर कन्वीनियंस को और रिड्यूस किया जाए कैश हैंडलिंग लोड जो कि बैंक ब्रांचेस को झेलना पड़ता है। फ़ायदे क्या होने वाले हैं, UPI जो कि अपनी पॉपुलैरिटी है, इसकी कन्वीनियंस की वजह से जाना जाता है, इसका एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑलरेडी इंडिया में यूज़र्स के बीच में हो चुका है। इस सक्सेस को ध्यान में रखते हुए UPI को कार्डलेस कैश विड्रॉवल ATMs पे RBI अब एम कर रहा है कि इसके जो बेनिफिट है उसे कैश डिपॉजिट फैसिलिटीज़ पर भी लेकर आया जा सके। वर्तमान समय में कैश डिपॉजिट फैसिलिटी अवेलेबल है ओनली थ्रू द यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड। हालांकि अब यहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है कि हम UPI का इंटीग्रेशन भी कर दें ताकि कस्टमर्स के पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड हो अगर उन्हें कैश डिपॉजिट करना हो। इसकी वजह से एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक एक्सेसिबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ेगी। राइट, अब देखिए
ये जो प्रपोजल है ये कहीं ना कहीं परमिट करेगा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI को यहाँ पर थर्ड पार्टी UPI एप्लीकेशंस के तहत जोड़ दिया जाए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, RBI जिसके लिए यहाँ पर काम करने वाला है, राइट। PPI के बारे में बता देती हूँ। UPI से आप सभी परिचित हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक टाइप है पेमेंट सिस्टम का जो कि अलाउ करता है किसी भी प्रकार की गुड या सर्विसेज को परचेज करने के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज को परचेज करने के लिए और रेमिटांस फैसिलिटीज़ के लिए अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड विद इन और ऑन द इंस्ट्रूमेंट। PPI यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स में आता है, जिसके अंतर्गत हमें पेमेंट वॉलेट, स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक चिप्स, वाउचर, मोबाइल वॉलेट और दूसरे इंस्ट्रूमेंट देखने मिलते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है प्रीपेड अमाउंट के लिए। PPI को यहाँ पर इशू किया जाता है बैंक और नॉन बैंकिंग सर्विसेज के द्वारा, जहाँ पर बैंक्स को आवश्यकता होती है एक अप्रूवल की फ्रॉम द RBI एंड नॉन बैंक बीइंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। ये यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं एक पेमेंट सिस्टम के रूप में फॉर इशूइंग PPI टू द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर दे रिसीव ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस फॉर द यूजर्स जैसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे को जिसको कई बार डिस्कस नहीं किया जाता। लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार प्रोस्टेट कैंसर के जो केसेस हैं भारत में ये डबल हो जाएंगे बाय 2024, राइट। अब देखिए लैंसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना डेटा लेकर आया है। एक केस है 64 ईयर ओल्ड जनरल सर्जन इन पुणे डायग्नोज्ड विद एन एडवांस स्टेज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर विदाउट एनी अर्ली सिम्टम्स, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए उन सारे पुरुषों के लिए जो कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की अगर हम प्रोजेक्शन के अनुसार बात करें तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पर बात कर रही है कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है डबल टू अप्रॉक्सीमेटली 71,000 न्यू केसेस पर ईयर बाय 2040। करंटली अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पर अकाउंट करता है 3% ऑफ ऑल द कैंसर्स इन इंडिया विद एन एस्टिमेट 33,000 टू 42,000 न्यू केसेस डायग्नोस्ड एनुअली। चलिए समझ लेते हैं कि पहले प्रोस्टेट कैंसर क्या है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सो देखिए प्रोस्टेट कैंसर एक कैंसर का एक प्रकार है जो कि प्रोस्टेट में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। जो टिश्यूज़ होते हैं प्रोस्टेट के, एक ग्लैंड होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें बिलो दी ब्लैडर यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम देखने के लिए मिल जाता है। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जिसकी वजह से जो मैन है वो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं आफ्टर स्किन कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर्स की बात करें तो ये ग्रेजुअली यहाँ पर बढ़ते हैं, स्लोली और स्टेडिली यहाँ पर बढ़ते हैं और ये बहुत लंबे समय तक ग्लैंड में रहते हैं, बट समटाइम्स दे कैन ग्रो एंड स्प्रेड वेरी क्विकली। इसका बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर है फॉर प्रोस्टेट कैंसर, जहाँ पर एज, फैमिली हिस्ट्री रही हो या कोई पर्टिकुलर रेस में हमें ये ज़्यादातर देखने मिलते हैं। स्पेशली मैन जिनकी 50 साल या उससे अधिक की उम्र हो चुकी है, ये सबसे ज़्यादा इससे रिस्क में देखने के लिए मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट ऐसा कोई भी पुरुष जिनकी फैमिली हिस्ट्री में आपको प्रोस्टेट कैंसर देखने मिल रहा हो या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी अगर यहाँ पर हों, ऐसे में भी जो चांसेस हैं कैंसर के वो बढ़ जाते हैं। बेसिकली अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर एक यूरिन फ्लो में डिसरप्शन हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है स्पेशली रात में, इनएबिलिटी हो जाती है कि टू एम्प्टी द ब्लैडर कम्प्लीटली, पेन या बर्निंग सेंसेशन हमें देखने मिलते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन, बाउल हैबिट्स या मूवमेंट यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, स्वेलिंग देखने मिल जाता है लेग्स या फीट में, ब्लड देखने मिलता है यूरिन या सीमेन में, पेन एक बैक में, हिप या पेल्विक एरिया में हो जाता है, पेनफुल एजैकुलेशन होता है और एक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी यहाँ इससे एसोसिएटेड देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ये यहाँ पर लैंसेट की रिपोर्ट है जिसके लिए इंडिया को तैयार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं इंडियन आर्मी ने कमेंस करा है द इंडक्शन ऑफ द कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम एज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट आकाशदीप, ताकि इन्हेंस किया जा सके एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। ये जो डिप्लॉयमेंट है दीज सिस्टम बिगैन विद द फ्लैगिंग ऑफ
द फर्स्ट बैच ऑफ कंट्रोल सेंटर फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। प्रोजेक्ट आकाशदीप को डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, जहां पर इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट लेकर आना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और जो इंटीग्रेशन है आर्मी एयर डिफेंस मैकेनिज्म का इसके अंतर्गत। ये प्रोजेक्ट एम कर रहा है कि मॉडर्नाइज करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा एयर डिफेंस कंट्रोल को और रिपोर्ट प्रोसेस करेगा बाय डिजिटाइजिंग द एंटायर प्रोसेस, राइट। सो यही है इसके बारे में, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। हम यहाँ पर बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी को लेकर ऑन इंडस्ट्रियल अल्कोहल। देखिए, एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल सर्व एज अ क्रूशियल रिसोर्स जब बात होती है स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट के लिए, कहीं ना कहीं एक सप्लीमेंटेड बाय एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हमें देखने मिलता है जिसको इम्पोज किया जाता है अल्कोहल कंजम्पशन पर। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो कर्नाटका ने यहाँ पर रेज किया एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन इंडियन मेड लिकर बाय 20% इन 2023, जहाँ पर इलस्ट्रेट किया जा रहा है एक सिग्निफिकेंस ऑफ अल्कोहल टैक्सेशन फॉर दी स्टेट फाइनेंसेस। बात करें एक सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर बात की जा रही है ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टेट ओवर इंडस्ट्रियल अल्कोहल। एक 9 जजेस का बेंच जिसे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा कमेंट्स किया जा रहा है, यहाँ पर इन्होंने डिटरमाइन किया वेदर स्टेट गवर्नमेंट possesses the power to regulate various aspects of industrial alcohol including its sales, distribution, प्राइसिंग एंड अदर रिलेटेड फैक्टर। ये जो डिबेट है ये यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पर्टिकुलरली जो एंट्री 8 है स्टेट लिस्ट की अंडर द 7th शेड्यूल विच ग्रांट्स स्टेट को एक अथॉरिटी की वो लीगलाइजेशन की बात कर सकते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स लिकर पर प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात भी कर सकते हैं। हाउएवर जो इसका जेक्सटास्पोज्ड है एंट्री 52 ऑफ द यूनियन लिस्टेड की अगर हम बात करें और एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, जो कि पोर्टेन कर रहा है इंडस्ट्रीज एंड देयर रेगुलेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। वहीं एक सब्जेक्ट यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है इन द कॉन्करेंट लिस्ट कैन बी लेजिस्लेटेड अपॉन दी बोथ स्टेट एंड दी सेंटर, और एक सुप्रीमेसी सेंट्रल लॉ की यहाँ पर बात की जा रही है। बात करें तो एक सेंट्रल वर्सेस स्टेट अथॉरिटी में हमें क्वेश्चन देखने मिल रहा है, एक क्रक्स है लीगल डिस्प्यूट का जो कि डिटरमाइन करना ज़रूरी है वेदर स्टेट पोजेसेस द ऑटोनॉमी कि रेगुलेट करेगा इंडस्ट्रियल अल्कोहल को, और इफ़ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रिसेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केस यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन लेकर आएगा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर, साथ ही साथ एक बैलेंस ऑफ पावर स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज़ के बीच में देखने के लिए भी मिलेगा। ऑलराइट, सो जो इशू है वो हमें यहाँ पर समझना होगा कि प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट का कंसीडरेशन क्या था। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया था इस इशू को ऑफ द स्टेट अथॉरिटी ओवर द इंडस्ट्रियल अल्कोहल इन द केस ऑफ सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पर बैठी थी इस मैटर को लेकर, और यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया था बिटवीन द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जिसे रेगुलेट किया जा रहा था स्टेट के द्वारा अंडर द एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। कोर्ट ने साथ ही ये भी रिकॉग्नाइज किया था कि जो स्टेट है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। ओवर कंज्यूमेबल अल्कोहल शुड एक्सटेंड टू प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज इंटॉक्सिकेटिंग और ड्रिंकेबल अल्कोहल। However, it concluded that the taxes and levies imposed by the taxes were primarily revenue driven and not intended as measures to regulate industrial alcohol या फिर प्रिवेंट करने के लिए उसका जो कन्वर्जन है इनटू द ड्रिंकेबल अल्कोहल। बात करें अगर हम तो इसकी के साथ हमें एक और करंट केस देखने मिला। इन 1999 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इशू किया था एक नोटिफिकेशन जहां इन्होंने इम्पोज कर दिया था 15% फीस ऑन द सेल to license holders under the UP Excise Act 1910 for alcohol used directly or as solvent for vehicle appearing in the final product to some extent. ये नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया बाय अ मोटर ऑयल एंड डीजल डिस्ट्रीब्यूटर asserting that the central government had exclusive jurisdiction over the industrial alcohol under the section 18G of the Industrial डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर
इनवैलिडेट कर दिया 1999 के नोटिफिकेशन को, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मुद्दा फिर से आ गया। डिसीजन को यहाँ पर अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट 2004 के साथ देखने मिला। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऑनगोइंग तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब समझिए, एक इंटरप्रिटेशन समझना ज़रूरी है कि इंटॉक्सिकेंट लिकर क्या है। सीनियर एडवोकेट जो कि यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो टर्म है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इन एंट्री 8 ऑफ द स्टेटलेट, ये इनकम्पास कर रही है ऑल लिक्विड्स जिसके अंतर्गत एल्कोहल आता है। लाइक फॉर व्हाट ही मेंट टू से कि जो टर्म है लिकर, स्पिरिट और इंटॉक्सिकेंट, ये यहाँ पर एक्साइज लॉ के बारे में बात कर रहा है। ही कंटेंटेड दैट द यूनियन अथॉरिटी एंट्री under entry 52 of union list does not extended to regulating finished product like industrial alcohol post the denunciation process। आगे अगर हम बात करें तो 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में यहाँ पर जान लेंगे ताकि आपको बाकी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं जो कि मेन से संबंधित है। यू हैव टू राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से कोई संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapande@raoseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.